नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो अभी सीरीज चला रहे हैं वो है अपनी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। और उसी के अंडर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था और अभी हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो है आपका पाइपलाइन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें हमने पाइपलाइनिंग का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था, किस प्रकार काम करता है, रीजन क्या है उसका। उसके बाद हमने पाइपलाइनिंग के अंदर हैजार्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना है। उसके अंदर भी फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर लिया था, डेटा हैजार्ड। और मैंने एक अभी क्लास डाली थी लास्ट, जिसके अंदर मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स का ऐसे मैसेज आया है कि सर हमें समझ में बहुत ही कम आया है, या आप किन्हीं का मैसेज है समझ में आया है लगभग एक बार, इसका और आप वापस रिपीटेशन जो है आप बोर्ड के जरिए दीजिए। तो कोई बात नहीं, हम उसको बोर्ड के जरिए वापस समझ लेंगे एग्जांपल विद, ठीक है। और उसके बाद आज का जो क्लास है, आज 3 टॉपिक्स को कवर करवाएंगे हम। एक तो पाइपलाइनिंग का ये अभी हम जान लेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। कंट्रोल और स्ट्रक्चरल आपके हैजार्ड है उसके बारे में। और उसके बाद हम जो है अभी यहां पर हम जो है एक तो दूसरा जो अपना टाइप बचा है, एक तो कंट्रोल, ठीक है, और तीसरा था आपका स्ट्रक्चरल। कंट्रोल और स्ट्रक्चरल हैजार्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जानने वाले हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है उसके बारे में। इनपुट आउटपुट इंटरफेस देख लिया, उसके बाद हम जो है इसके अंदर देखेंगे कि भाई कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर इंटरप्ट क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंटरप्ट क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। मतलब आज का जो वीडियो है वो 3 टॉपिक को कवर करवाने के लिए हमने बनाया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिएगा, अब अपने पास जो दूसरा और जो तीसरा, इससे पहले डेटा के बारे में देख लिया है, एक बार थोड़ा फास्टली रिपीट कर देता हूं। पाइपलाइनिंग क्या होता है कि इसके अंदर एक ऐसा मेथड क्रिएट किया जाता है जिससे आपके ऑलरेडी जो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल है उनको कुछ इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसकी मदद से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्पीड अच्छी हो सके, रेस्पॉन्स टाइम जो है अच्छा हो सके और रिजल्ट आपको जो है जल्द से जल्द मिल सके। तो इसके लिए हम पाइपलाइनिंग को यूज करते हैं। और आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं पाइपलाइनिंग अगर है और नहीं है तो उसके अंदर कितना डिफरेंस आता है, दिन रात का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद हमने हैजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग देखा था। तो हैजार्ड्स क्या होता है, नुकसान, ठीक है, या उसके अंदर कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको हम हैजार्ड्स कहेंगे। जैसे कोई पाइपलाइनिंग में से डेटा जा रहा है, अगर किसी भी समस्या कारण चले, चाहे वो डिले हो या डेटा करप्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसा कुछ, या प्रोसेस बड़ा है तो उसकी वजह से अगर वो डेटा बाहर आ रहा है पाइपलाइनिंग की मदद से, या उसको आगे आउटपुट तक जाने में समस्या आ रही है, तो उसको हम हैजार्ड्स कहेंगे। जिसमें हमने डेटा का देखा था, यानी डेटा को एक्सेस करने में, पाइपलाइनिंग से अगर डेटा को एक्सेस करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम डेटा हैजार्ड कहेंगे। उसमें हमने रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट, ये तीनों टाइप्स देख लेते हैं। और अगेन मैं अब यहां पर दूसरा और तीसरा रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो कंट्रोल हैजार्ड्स क्या होते हैं, कंट्रोल हैजार्ड्स क्या होते हैं, इसको सिंपली आप ऐसे ध्यान रखना है कि आपने सी या C++ लैंग्वेज के अंदर या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीख रखी है उसके अंदर आपने कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किए होंगे, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट आता है वो आता है आपके ब्रांचिंग स्टेटमेंट का। ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर कोई कंडीशन दे रखी है, जैसे इसमें बहुत सारे होते हैं, स्कीप हो गया, लूप। तो जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं उनमें से उठा के, जैसे मैं कोई भी एक जंपिंग का एग्जांपल ले रहा हूं कि यहां पर मेरे पास है ये एक रजिस्टर जिसके अंदर ये डेटा स्टोर है 4 बाइट के अंदर, ठीक है। एक ये यहां पर बना देते हैं इसको। अब यहां पर जैसे 1002 है इसका एड्रेस, इसका 1004 है, इसका 1008 है, ठीक है। और इस प्रकार से यहां पर 1000 ये n मान है, मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन n है, ये इंस्ट्रक्शन आपके 1, ये इंस्ट्रक्शन 2, ये इंस्ट्रक्शन 3 है। और ये यहां पर तक जो एड्रेस जो है वो n एड्रेस, मतलब अभी तक अपन को नहीं कंफर्म है। अब यहां पर हमने कोई कंडीशन दे दी इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे एक ब्रांचिंग का कोई कंडीशन ले लेते, जैसे BNEZ, ब्रांच नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो कमांड दिया, अब ये किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो मैं एक जैसे R1 है, ठीक है, इस R1 के अंदर मैं यहां पर कहता हूं कि अगर ये ब्रांच इक्वल टू नॉट 0 है तो ये सीधा का सीधा जंप कर लेगा, कोई भी एड्रेस ले लेते हैं हम, जैसे ये सीधा 1000
82 वाले जो एड्रेस है उसके ऊपर ये जंप करेगा। अगर नहीं हुआ तो ये 1002 और सीधे 1004 पे आ जाएगा। अब इसी के साथ और भी क्या होता है, एक चीज ये ध्यान रखना, इसके साथ एक रजिस्टर्स के साथ आपको पता है इंस्ट्रक्शन जब काम कर रहे हो तो एक प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होता है वो भी काम करता है। प्रोग्राम काउंटर काम क्या करता है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है। लगभग मैंने तीनों क्लास लिए और इससे पहले रजिस्टर पढ़ा है तब भी मैंने बताया था। जिसको याद है बताए भी प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है। चलिए लगभग सभी ने आंसर दिया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम काउंटर का क्या मतलब होता है, प्रोग्राम काउंटर हमेशा उस एड्रेस को स्टोर करता है, यहां पर उस एड्रेस को स्टोर किया जाता है प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट टाइम रन होगा। मतलब अभी जैसे 1002 का इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी 1004। जब ये 1004 पे आएगा ना तो क्या होगा 1008 यहां पर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हमेशा करंट लोकेशन नहीं, ये नेक्स्ट लोकेशन जो है उसको स्टोर करता है, नेक्स्ट एड्रेस जो है उसका मान अपने पास स्टोर करता है। ये होता है प्रोग्राम काउंटर। अब यहां पर इसको यहां पर इसके अंदर लेके आते हैं। अब मान लिया कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है, अभी यहां पर मानते हैं हम 1004 पे है, ये मान लेते हैं जैसे ये 1004 पे इसकी वैल्यू है। अब प्रोग्राम काउंटर अभी 1004 पे मतलब आया नहीं है, अब आया 1004 पे तो क्या होगा यहाँ पर 1008 होनी चाहिए। अब भाई यहां पर तो इसने 1008 स्टोर कर दिया, मान लिया 1004 पे आया ये इंस्ट्रक्शन तो इसने 1008 को यहाँ पर स्टोर कर दिया नेक्स्ट वाले को। लेकिन यहां पर इस इंस्ट्रक्शन के आने के बाद यहां पर देखो कि इसमें R1 के अंदर अगर मान है, जैसे R1 का जो मान है वो अगर 0 से बराबर हो जाता है, इक्वल टू 0 है, तब तो कुछ नहीं है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। लेकिन हमने यहां पर लिखा है ब्रांच नॉट इक्वल टू 0। अगर इस R1 का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हुआ तो जैसे R1 का मान ले लेता हूं 192, क्या ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रन हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, अगर R1 जो है BN EZ यानी ब्रांच इक्वल नॉट 0 है तो क्या होगा, सीधा आपको 1082 वाली जो लोकेशन है उस वाले इंस्ट्रक्शन को चलाना है। तो ये तो यहां पर जो वैल्यू थी ये तो इसने छोड़ दी और ये सीधा का सीधा जंप कर गया 1082 वाली एड्रेस पे। तो यहां पर हुआ क्या, एक तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू थी वो गलत चली गई और यूजर के सामने उसका डेटा भी गलत प्रोसेस होगा। दूसरा क्या है कि यहां पर ये जब चलेगा ना तो आपको पता होगा, तो हमने सीखा था, हमने जो इंस्ट्रक्शन की जो स्टेज थी की थी उसमें जो स्टेजें चलेगी उसमें इंस्ट्रक्शन जो थी ना आपको पता होगा, इंस्ट्रक्शन फैच है और यहां पर इंस्ट्रक्शन फैच है, इंस्ट्रक्शन डिकोड वाला है, उसके बाद आपके एग्जीक्यूशन है, उसके बाद आपके मेमोरी है और आपका राइट बैक है। अब ये तो चल रहा है जैसे 1004 के बाद ये क्या मान के चल रहा है कि मुझे इसको चलाना है, किसको 1008 को। तो ये यहां पर जैसे ये चल रहा है, आप मान लिया इसका मान, ठीक है, जैसे ये आपका इंस्ट्रक्शन फैच हो गया, ये आपके इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये मेमोरी हो गया, ये राइट बैक हो गया। तो ये तो चलेगा यहां पर, क्योंकि इसका तो नियम है 1082 से लेकर यहां तक तो ये चलेगा। तो ये जितने भी यहां पर प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे ये भी हो गया, ये भी हो गया और यहां पर 1082 है ना, 1082 वाले एड्रेस पे जाएगा ना तो इसका जो ये रन होगा यहां पर, तो इससे पहले के जितने भी ये हुए ये तो सारे वेस्ट चले गए। भाई ये क्या हुए, ये सारे के सारे हमारे वेस्ट चले गए, तो यहां पर इनका यूज कहां रहा। तो एक पहला नुकसान तो यहां पर ये हो गया कि इसमें एड्रेस वो चला गया, तो यूजर के सामने जो प्रोग्राम काउंटर है वो रन होगा, तो एक तो वो गलत चली गई। उसके बाद जब ये जाएगी तब तक तो क्या होगा, इसके बीच में जितना भी रन हुआ वो तो खराब हो गया ना, डेटा वेस्ट चला गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर फ्लश करेंगे। क्या करेंगे भाई, फ्लश कर देंगे, यानी इस डेटा को अपन को यहां पर नष्ट करना पड़ेगा, उसको फिर आगे इससे आगे की लोकेशन में डालना पड़ेगा। तो टाइम भी चला गया, डेटा भी वेस्ट चला गया। तो ये होता है आपका कंट्रोल हैजार्ड। अगर ऐसी कोई समस्या आती है जिसमें इस प्रकार यानी जंप कर रहे हैं और जंप होने पर कोई वैल्यू जो बीच में जो डेटा प्रोसेस वो सारा गलत हो रहा है, तो वो आपका कंट्रोल जो है हैजार्ड कहलाएगा। इसी प्रकार से आपका स्ट्रक्चरल हैजार्ड आता है। इसको वैसे सभी ने बोला था कि हमें नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनसे इजी कोई टॉपिक नहीं होगा इन दोनों से। कंट्रोल में सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ब्रांचिंग रिलेटेड कोई अगर हैजार्ड आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको क्या कहेंगे, कंट्रोल हैजार्ड। और स्ट्रक्चरल हैजार्ड में क्या है, बस इसका भी कोई ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है। मान लीजिए कोई रिसोर्सेज है, इस रिसोर्सेज को एक से अधिक अगर इंस्ट्रक्शन, जैसे ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये चारों की चारों इंस्ट्रक्शन इस रिसोर्सेज को यूज कर रही है। जैसे कोई मेमोरी मान लेते हैं,
तो यहां पर क्या होगा कि कोई डेटा किसी के पास डिले होके जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा, किसी के पास उससे पहले चला गया तो डेटा तो उसके सामने पहले जा रहा है, यूजर के सामने। जैसे I3 पहले चला गया और I1 उसमें धीरे धीरे आ रहा है डिले, तो ये भी नुकसान है ना, यूजर के सामने तो सीक्वेंसली डेटा जाना चाहिए। भाई यहां पर आपने देखा था ये इंस्ट्रक्शन फेच, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट हो गया, फिर मेमोरी हो गया, फिर राइट बैक हो गया। जब ये I1 हुआ और I2 के बाद में क्या होगा, I2 होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके इंस्ट्रक्शन फैच, ये आपके ID, ये आपके हो जाएगा एग्जीक्यूट, ये हो जाएगा आपके मेमोरी और यहाँ पर हो जाएगा राइट बैक। इसी प्रकार से अगर आपका यहाँ पर I3 है तो यहाँ पर जितने भी मैं चलूंगा, भाई मेरा ये कहने का मतलब है आपको कि मैं जितने भी चलूंगा ना यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस देखें, दूसरा ज्यादा जाने दो कि यहाँ पर देखो तो देखो क्या है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी जो है वो यूज की जा रही है। यहां पर देखो इंस्ट्रक्शन तीसरा वाला, ये तीसरा वाला जो है इंस्ट्रक्शन, ये यहां पर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को फैच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर क्या हो, डेटा को यहां पर तो पढ़ा जा रहा है, यहां पर मेमोरी एक्सेस की जा रही है, तो मतलब रिसोर्सेज को मल्टीपल इंस्ट्रक्शन यूज कर रही है, तो वहां पर कोई ना कोई समस्या तो जरूर उत्पन्न होगी। और अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है डेटा को एक्सेस करने में, या इस एक रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा इंस्ट्रक्शन हावी हो रहे हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहेंगे। तो ये था आपके साथियों कंट्रोल हैजार्ड और स्ट्रक्चरल हैजार्ड। ठीक है, सिंपल सा इनको माइंड में ऐसे याद रखना है कि डेटा को अगर एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका कौन सा हैजार्ड होगा, डेटा हैजार्ड, जिसके उदाहरण भी मैंने आपको बताया था, रीड आफ्टर राइट। ठीक है ना, यानी राइट कर दिया पहले वैल्यू को और उसके बाद रीड किया जा रहा है तो भी गलत। और दूसरा था आपके राइट आफ्टर रीड। ठीक है ना, ये तो चलो राइट आफ्टर रीड, राइट कब किया जा रहा है, रीड करने के बाद। अब डेटा ऊपर भी है नीचे भी है, पहला का रीड करके फिर राइट कर रहा है तो गलत है वो भी, क्योंकि वहां पर तो I1 का डेटा जाना चाहिए, जबकि वो सारा मैंने एग्जांपल में समझा रखा, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखिएगा। एक था राइट आफ्टर राइट, जिसमें अगर राइट करने से पहले उसमें कोई और वैल्यू राइट होगी तो भी गलत, तो वो डेटा हैजार्ड थे। कंट्रोल में क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्रांचिंग स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। जब भी कोई जंप वगैरह की कोई अगर प्रॉब्लम आती है, वो अगर गलत जो इंडिकेशन के मदद से अगर वो आगे जंप कर लेती तो बीच का डेटा जो लॉस होता है सारा फ्लश करना पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऐसी प्रॉब्लम को कंट्रोल हैजार्ड कहेंगे। और लास्ट आपका था स्ट्रक्चरल हैजार्ड। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें यह ध्यान रखना है कि जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक ही रिसोर्सेज को यूज करती हैं तो ऐसी समस्या जब उत्पन्न होती है तो उसको हम स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहेंगे। और समस्या तो उत्पन्न होगी भाई, ये तो जाहिर सी बात है। अगर एक ही इंसान को एक से अधिक व्यक्ति अगर बार बार क्वेश्चन पूछे तो वो क्या होगा, गलत आंसर देगा वहां पर। सिंपल सा भाई, मैं आपका जो उदाहरण लेता हूं कि आपके सामने हम 5 दोस्त बैठते हैं, या आप 5 जने मेरे को एक साथ मैसेज कर रहे हो कि मुझे उत्तर दो, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण आपको कुछ गलत आंसर भी दे बैठूंगा, तो वही गलती वही परेशानी आपके क्या स्ट्रक्चरल हैजार्ड है। आई होप आपको अब तो ये पूरा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं IO इंटरफेस के बारे में। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। इंटरफेस के बारे में जानते हैं भाई सबसे पहला तो। चलिए अब जानिएगा यहां पर कि IO इंटरफेस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। IO इंटरफेस क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे भैया हम। ठीक है ना, तो IO इंटरफेस को समझने से पहले समझिएगा इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस आप ऐसे मान सकते हो एक कड़ी है, मध्यस्थ है, या एक सेंट्रल पॉइंट है जो किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य कार्य कर रहा है, यानी जो सारा कुछ जो है खुद हैंडल कर रहा है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जिससे और आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहां पर मेरे पास है ये CPU, ये है मेरे पास CPU, और इसके बीच में है यहां पर अपना इंटरफेस, और इन इंटरफेस से क्या है, अलग अलग जो पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है ना, ये पेरिफेरल डिवाइस है जैसे कीबोर्ड, और कोई भी डिवाइस मान सकते हैं भाई आप, कीबोर्ड है, और यहां पर आप जैसे प्रिंटर ले सकते हैं, आपका ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD या DVD ले सकते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क है भाई सारी जो, ठीक है ना, तो ये है
तो मतलब जितने चाहे ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है ना। या आप कोई भी जैसे राउटर का भी ले सकते हैं, वो भी कनेक्टेड ही है भाई, वो तो डिवाइस में ही जाता है, कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी डिवाइस है। तो ये सारे के सारे किससे जुड़ रखे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीपीयू और ये इंटरफेस कनेक्ट होता है, इस इंटरफेस से ये सारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इस इंटरफेस से ये सारे कनेक्ट होते हैं। अब जिसको जो काम करवाना होगा वो इंटरफेस को देगा, इंटरफेस आगे उसको देगा। अब इसमें इंटरफेस काम क्या क्या करता है, हेल्प क्या क्या करता है, वो जानने वाले हम। तो इंटरफेस क्या करता है कि जो भी सीपीयू के द्वारा डेटा दिया जाता है उसके ऊपर कंट्रोल करना, स्पीड को कंट्रोल करना, सिग्नल को वेरीफाई करना, या जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उन सभी को फॉलो करना, प्रोटोकॉल को फॉलो करना, ये सारा इंटरफेस के अंदर होता है। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल से टॉपिक है भाई, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं एक सबसे पहला इसके अंदर उदाहरण लूं अगर यहाँ पर, तो कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड जो होता है भाई, कीबोर्ड वो जो डेटा भेजता है वो देखो, जैसे एक सेकंड में अगर आप माने तो मैक्सिमम आप कितने की प्रेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं मानता हूं कि इसके अंदर मैं 5 से 6 की प्रेस कर सकता हूं। तो वो डेटा एक साथ पैरेलली तो जा नहीं सकता। हमेशा ध्यान रखना कि जो कीबोर्ड से जो डेटा सीपीयू को दिया जाता है वो जाता है सीरियली। कैसे जाता है, सीरियली जो डेटा होता है वो ट्रांसफर होता है, और यहां से इंटरफेस के थ्रू जो सीपीयू तक डेटा जाएगा वो जाएगा आपके पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल जाएगा यहां पर इसके इंटरफेस सीपीयू के पास, और कीबोर्ड से जो डेटा इस पर जाएगा वो सीरियली जाएगा, मतलब एक एक जो की आप डेटा टाइप करेंगे ना वो एक एक करके इस तक पहुंचेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब सीपीयू के द्वारा कोई डेटा किसी डिवाइस को दिया जाता है तो वो दिया जाता है फास्ट स्पीड में। किस स्पीड में दिया जाता है भाई, वो फास्ट। जबकि पैरेलल के थ्रू, यानी इन आपके जो डिवाइसेज है इनके थ्रू जब डेटा इस तक पहुंचता है वो जाता है लो स्पीड में या धीरे स्पीड में जाता है, मतलब स्पीड जो होती है वो आपकी लो होती है। तो मैं सबसे पहला टॉपिक आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं भाई वो है अपना स्पीड। क्या है, स्पीड। एक या दो पॉइंट ही बनेंगे, ज्यादा नहीं है इसके। तो यहां पर देखेगा कि कीबोर्ड से डेटा क्या है, सीरियली इसके पास जा रहा है, पैरेलली एक साथ तो ये एक्सेप्ट कर नहीं सकता इंटरफेस, तो इसने डेटा भेजा सीरियली, वो सारा इसने ले लिया। अब यहां से क्या हुआ, सारा का सारा डेटा पैरेलल इसको सेंड कर देगा, ये सारा का सारा डेटा जो है ना इंटरफेस यहां पर पैरेलली ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां से जब डेटा आया तो वो आया धीरे धीरे, और इंटरफेस ने इस डेटा को यहां पर फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर स्पीड आपकी जो है मायने रख रही है। एक अगर इसको थोड़ा सा और हम देखें थोड़ा डीपली, तो सीपीयू के थ्रू जो डाटा डायरेक्ट जिसको भेजा जाता है तो वो डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जो आपका कीबोर्ड होगा ना वो डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, वो क्या करेगा, इसके थ्रू एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करता है, बीच में उस स्पीड को मेंटेन करता है। डेटा तो बहुत सारा आ गया सीपीयू से, लेकिन उसको एक एक करके इस कीबोर्ड को या इसको जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इसको भेजेगा, या इसका रिगार्डिंग अगर वर्क है तो इसको भेजेगा। अगर राउटर का ले तो भी इससे जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं हाई स्पीड में तो उनको भी लेके यहाँ पर उसके हिसाब से मेंटेन करके फिर आगे भेजा जाता है। यहाँ से जो डेटा वापस आएगा उसको भी मेंटेन करके आगे भेजा जाएगा। तो ये स्पीड जो है यहाँ पर इसके अंदर जो स्पीड को मेंटेन करके रखता है वो इंटरफेस होता है। देन दूसरी बात करते हैं हम इन्हीं कीबोर्ड के थ्रू, ये जो भी डिवाइस है ना इन सभी का अलग सिग्नल होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है इसका, यहाँ पर देखो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे मैग्नेटिक डिस्क होती है आपके जैसे मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, आपको पता होगा, तो जैसे सीडी डीवीडी जो भी, तो मैग्नेटिक सिग्नल्स हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर देखो मैग्नेटिक सिग्नल्स हैं इसके अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल है, तो ये अलग सिग्नल है, ये अलग सिग्नल है। तो इनको भी मेंटेन करने के लिए कौन काम आता है, इंटरफेस काम आता है। कौन आता है भाई, दूसरा यहाँ पर आपके काम बनेगा वो होगा आपके सिग्नल। क्या होता है, सिग्नल। यानी जब भी यहां से कोई भी डेटा भेजा जाएगा तो उसका सिग्नल अलग होगा। इनका सिग्नल अलग है, इन सभी डिवाइसेस का, पेरिफेरल जो डिवाइस है इनका सिग्नल अलग है, और इनका जो डिवाइस, इस डिवाइस का जो सिग्नल है वो अलग है। यानी इसके आगे भी आपको पता होगा मेमोरी कनेक्टेड होती है, तो उस मेमोरी का तो अलग सिग्नल होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। तो इसका सिग्नल और इसका सिग्नल भी मेंटेन करना या मैच करने का जो काम है वो किसके थ्रू किया जाता है, इंटरफेस के थ्रू। ये इंटरफेस है तभी तो सारा काम हो रहा है, ये इसको पहचान पा रहा है कि इसके थ्रू डेटा जा रहा है, ये इस एड्रेस पे जा रहा है, तो वो भी एड्रेस जनरेट, जो एड्रेस होता है उसको भी वेरीफाई करने में यूज ले सकते हैं कभी कभार इसको। और आगे देखिएगा, तीसरा जो डेटा बताना चाहता हूं आपको कि यहां से जो डेटा आ रहा है उसको किस डिवाइस को देना है, तो उस डिवाइस को भी वेरीफाई करने में भी ये इंटरफेस काम आता है। अब डेटा भेजा तो प्रिंटर के लिए, वो कीबोर्ड के अंदर जा रहा है तो भी गलत,
प्रिंटर के लिए भेजा है, अगर इसमें जा रहा तो भी गलत। तो यहां पर उस चीज को भी ये वेरीफाई करता है। आप देख सकते हो डिवाइस वेरीफाई या कुछ भी बता सकते हो, इसका वेरीफाई है, ठीक है ना। इसका वैसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरफेस क्या कार्य करता है, ऐसा आप इसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये टॉपिक है इसलिए मैंने सोचा इसको पीछे नहीं छोड़ा जाए। और नेक्स्ट हम जो चौथा लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो देखिएगा कि जब भी हम कोई भी नए डिवाइस को जब इंस्टॉल करते हैं, जैसे अभी कीबोर्ड आपके कनेक्टेड है, मान के चलो कि आपके इस सिस्टम के अंदर एक कीबोर्ड जो है वो कनेक्टेड है। अब कोई प्रॉब्लम हुई, ये बंद हो गया, नया लेके आया आप कीबोर्ड, उसको अटैच किया, तो ध्यान रखना हर एक डिवाइस की आईडी अलग होती है, उसके अंदर का जो वर्किंग मेथड या जो उसके जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल हो रखे है वो भी चेंज है, एल्गोरिथम जो था वो भी पहले जो सेटअप हो रखा था वो चेंज है। तो जब भी नया लाया जाएगा तो उसका एल्गोरिथम जो चेंज हो जाएगा, तो वो कनेक्ट होगा, तो उसका एल्गोरिथम वापस सेटअप करने में काम कौन आएगा? इंटरफेस काम आएगा। तो चौथा पॉइंट हम यहां पर बता सकते हैं एल्गोरिथम सेटअप मैनेजमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट आपके यहां पर भी काम आता है कि जब उसका एल्गोरिथम सेट होगा तो भी वहां पर ये काम आएगा। नेक्स्ट लास्ट हम ये कंट्रोल का ले सकते हैं भाई, इसके अंदर कंट्रोल को जो डिवाइस डेटा भेजता है, एक लास्ट हम ये भी ले सकते हैं भाई, इसके अंदर कंट्रोल में क्या है भाई, देखो कंट्रोल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो भी डेटा यहां पर इसके पास आ रहा है, देखो जो भी डेटा यहां से भेजा जा रहा है तो उस डेटा को एक साथ भेजेंगे तो भी जैसे कोई करप्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो कोई डेटा मान लिया कोई सेंड हो रहा है प्रिंटर के थ्रू, ठीक है, तो आपने देखा होगा बीच में आप क्लोज कर देते तो वो वहीं पर ऑपरेशन बंद हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए कई दफा इंटरफेस को यूज लिया जाता है, या इंटरफेस जो है वहां पर काम कर लेता है कि इस इंटरफेस को बंद। और एक और देख लेगा कि इस इंटरफेस का बेसिक ओवरव्यू भी दिखाने के लिए आपका इंटरफेस काम आ सकता है। आपको कई बार आप होता है इसके प्रॉपर्टीज वगैरह एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर भी इंटरफेस काम आ सकता है। मतलब इसके बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, लेकिन मेनली आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है आपका इंटरफेस क्या है। ये एक मध्यस्थ है जो डिवाइस के बीच में कंट्रोल, स्पीड को मेंटेन, वेरीफाई करना, एल्गोरिथम सेटअप करना, इन सभी में काम में लिया जाता है। वैसे इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, जितनी बनाऊं वो कम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर इंटरप्ट क्या होते हैं और इंटरप्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम जानते हैं, और आज की इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है जो बहुत ही मजेदार होने वाला है, अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है इंटरप्ट। क्या है इंटरप्ट? इंटरप्ट के बारे में देखेंगे हम, इंटरप्ट क्या होता है और इंटरप्ट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सभी लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि भाई आज का वीडियो आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है। ठीक है, हाँ जी, क्या हुआ, समोसे लेके आए हो? तो क्लास खत्म कर दूँ फिर खा लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ, आपको क्या लगा मैं समोसे खाने के लिए जा रहा हूँ? नहीं, आज का जो टॉपिक अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इंटरप्ट, वो यही है। यानी मैं आपके सामने अभी क्लास ले रहा हूं और अगर बीच में मेरे को किसी ने बुला दिया तो मैं क्या कर रहा हूं, आपकी क्लास को खत्म करके वहां जा रहा हूं, या ज्यादा ही कोई प्रायोरिटी होगी तो मैं आपकी क्लास को यहीं पर बंद करके वहां जाऊंगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरप्ट बोलते हैं। इंटरप्ट का मतलब होता है, सिंपल सा आप समझिए कि जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को छोड़ के दूसरा प्रोसेस करना, फिर वापस इस प्रोसेस पर आना, क्या कहलाता है? इंटरप्ट कहलाता है। तो अगर मैं यहां पर देखो दो प्रायोरिटीज आई मेरे सामने, ज्यादा प्रायोरिटी क्या थी मेरे लिए? आपकी क्लास लेना, ना कि उधर जाके समोसे खाना। ठीक है ना। और अगर यहां पर कोई ज्यादा, जैसे कोई ज्यादा अगर इमरजेंसी कोई चीज होती तो मुझे क्या करना पड़ता? इस क्लास को यहीं पर होल्ड करके जाना पड़ता। तो इंटरप्ट कई सारी होती है, अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ चुका होगा ना इंटरप्ट क्या होता है। जब भी एग्जाम में आता है तो समोसा याद कर लेना कि संपत जी ने हमें समोसे के बारे में बताया था, वो इंटरप्ट है। ठीक है ना, जो प्रोसेस चल रहा है, देखो यहां पर ये प्रोसेस चल रहा है सीपीयू के थ्रू, बीच में क्या हुआ कि कुछ दूसरे जो डिवाइस था या जो दूसरा जो था उसके थ्रू उसको दूसरा जो एड्रेस है वहां पर इसको जो है प्रोसेस करना जरूरी है। तो वो क्या करेगा? जरूरी है तो वो जाएगा, तो ये यहां पर गया, अब उसका काम क्या, वापस यहां लौट आया और यहां से इसको आगे शुरू कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं हम? इंटरप्ट कहते हैं। अब इंटरप्ट के टाइप कितने होते हैं? सबसे पहले तो इंटरप्ट के बारे में मैं लिख देता हूं भाई, यहां पर जो प्रोसेस रन हो रहा है
उसे स्किप करके अन्य प्रोसेस को रन करना इंटरप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? इंटरप्ट कहलाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक याद करने से हमेशा याद रखो। चलो अब हम जानते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं भाई, इंटरप्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिएगा इंटरप्ट्स के टाइप्स होते हैं, पहला होता है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट। थोड़ा सा लाइट चलने लग के इसलिए प्रॉब्लम होगी, इसी से लिख देते हैं हम। तो पहला देखिए आपके होता है हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है ना, हार्डवेयर इंटरप्ट। दूसरा होता है आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तीसरा होता है आपके वेक्टर इंटरप्ट। नेक्स्ट आपके चौथा जो होता है वो होता है आपके नॉन वेक्टर इंटरप्ट। नॉन वेक्टर इंटरप्ट पांचवा देखिएगा, पांचवा होता है आपके मास्क एबल इंटरप्ट। और 6 जो है आपका वो है आपका अनमास्केबल या नॉन मास्केबल बोल सकते हैं आप, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। कहीं पर आपको अनमास्केबल भी मिल जाता है, कहीं पर नॉन मास्केबल भी मिल जाता है, तो आप इसके बारे में ये ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है ना भाई। तो ये होते हैं आपके 6 प्रकार के इंटरप्ट। अब इनको एक एक करके समझने वाले हैं विद एग्जांपल इजी लैंग्वेज में। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है? हार्डवेयर इंटरप्ट तब होता है, इंटरप्ट यानी एक बीच का प्रोसेस है जो होल्ड हो जाएगा वहीं पर ही, जो काम कर रहे हैं ना वो बीच में होल्ड हो जाएगा, दूसरे पे चला जाएगा फिर वापस आएगा। अब इसको प्रायोरिटी बेस पे देखें तो एक इमरजेंसी होता है, एक नॉन इमरजेंसी पे भी देख सकते हैं, यानी प्रायोरिटी भी इसमें जो है जरूरी होती है, यानी प्रायोरिटी ज्यादा जरूरी है, इसको ज्यादा इमरजेंसी प्रोसेस है तो इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो उसको वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करके दूसरा काम ये इस काम को कर लेगा फिर वो जाएगा, तो ये हो सकता है। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहले हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट जो है इसमें सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है या आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया, ठीक है ना, कोई की प्रेस किया या फिर आपने माउस के थ्रू कोई भी जो है बटन, माउस के थ्रू जो भी है कोई भी बटन आपने प्रेस किया, तो ये जब क्लिक करते हैं ना तो एक इवेंट होता है, या इसको क्लिक करते ही जो कंप्यूटर सिस्टम का जो ध्यान होता है वो इसकी ओर आ जाता है। अगर ये क्लिक करेगा तो इसकी ओर आ जाएगा, तो उस जो ध्यान हो रहा है या जो एड्रेस को कॉल कर रहा है वो वहां पर आएगा। तो वहां पर क्या होता है? हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। जैसे कीबोर्ड से कोई प्रेस किया, कुछ भी बटन प्रेस किया, तो यहां पर उसके ऊपर क्या होता है? एक सिग्नल जनरेट होता है या कुछ भी मान सकते हो, इसके ऊपर जो है सिस्टम का ध्यान आएगा। तो वो सिस्टम ध्यान पहले काम कहां पे कर रहा है? दूसरी जगह, लेकिन उसका ध्यान यहां पर आ गया, वो क्या है? आपका हार्डवेयर इंटरप्ट है। हार्डवेयर के थ्रू हो रहा है ना, तो हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो होता है भाई, देखो प्रायोरिटी बेस पे देखें तो इसके अंदर ज्यादा प्रायोरिटी होती है। एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा होती है, हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर प्रायोरिटी क्या है कि कोई प्रोसेस चल रहा है और बीच में उसको किसी अन्य एड्रेस पर कॉल किया गया, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? उस प्रोसेस को छोड़ के वो दूसरे पे जाएगा। एग्जांपल लेते हैं इसका एग्जांपल देखिएगा भाई। जैसे मान लीजिए कोई आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है ना, एक प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे ये मेन है, इसके अंदर आपने ये कोड लिखे और कहीं पर आप चाहते हो किसी फाइल को रीड करना, तो रीड के लिए आप क्या करेंगे? ओपन करेंगे, ओपन और जो भी है आपका फाइल नेम। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ये कोड चला, एकदम परफेक्ट चल रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस चल रहा है सॉफ्टवेयर का, लेकिन बीच में जैसे ये रन होने के लिए एक कमांड आया, तो क्या हुआ? ये कह रहा है कि मुझे एक फाइल ओपन करनी है। फाइल कहां पर होती है? मेन मेमोरी में ना, फाइल कहां पर है? आपकी
हार्डवेयर सॉरी सेकेंडरी जो मेमोरी है वहां पर, तो ये यहां पर क्या करेगा, इस प्रोसेस को बीच में छोड़कर ये क्या आ जाएगा, दूसरे एड्रेस यानी जो आपका एड्रेस है हार्ड सेकेंडरी एड्रेस सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, उसके अंदर किस एड्रेस पे है उस एड्रेस पे जाएगा और वहां से डेटा को रीड करके फिर वापस आएगा। तो ये किसका उदाहरण है भाई, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सॉफ्टवेयर का। यानी ये प्रोसेस चल रहा था, इसी बीच इसने इस प्रोसेस को होल्ड किया और ये दूसरी जगह चला गया, तो वहां पर क्या हो गया, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया। और ये कई जगह आपको देखने को मिल जाता है इंटरप्ट। वेक्टर और नॉन वेक्टर के अंदर क्या होता है भाई, वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा इंटरप्ट, वेक्टर इंटरप्ट और नॉन वेक्टर इंटरप्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा इंटरप्ट जिसमें कोई फिक्स एड्रेस जनरेट होता है, और नॉन वेक्टर मतलब कोई फिक्स एड्रेस नहीं है। जैसे मैंने यहीं पर एग्जांपल दिया था, तो यहां पर ये क्या एक फिक्स है, मान लिया इसको बोल रखा है कि इस फोल्डर में या इस लोकेशन पे, मेमोरी के लोकेशन पे फाइल है, उसको लेके पढ़ के आके वापस यहाँ पर डेटा को फीड करो या डेटा को फिल करो। तो यहां पर क्या है, इसको फिक्स एड्रेस मिल गया कि मुझे उस एड्रेस पे जाना है और वहां पर जाके इस डेटा को लेके आना। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं, तो मान लिया मैं आपको कोई बोलता हूं कि आपको यहां से जोधपुर के अंदर, जैसे मान लिया कि जालोर गेट पे जाना है आपको, और वहां पर आपको एक बुक वर्ल्ड नाम की दुकान है, वहां से बुक लेके आनी है। तो आपको क्या है, फिक्स एड्रेस मिल गया। अब वहां पर आप जा रहे हो, वहां पर जा रही हो, बुक्स लेके आ गए, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर। नॉन वेक्टर क्या होगा भाई, नॉन वेक्टर का मतलब होता है जिसमें कोई फिक्स एड्रेस नहीं है। अब आपको मैंने भेजा वहां पर बुक वर्ल्ड के पास, लेकिन बुक वर्ल्ड पे नहीं मिली, तो आप वहां से सीधा सामने जाओगे सेकंड हैंड बुक स्टोर के पास, तो एड्रेस फिक्स नहीं है, आगे से आगे आप जनरेट होते जा रहे हो, तो वो आपका कहलाएगा नॉन वेक्टर। तो मेरे हिसाब से चारों के चारों आपको एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। मास केबल और नॉन मास केबल क्या होता है भाई, मास केबल के अंतर्गत प्रायोरिटी, मास केबल और नॉन मास केबल जो होते हैं वो प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं। मास केबल का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको करना अभी इस वक्त जरूरी है। जैसे ये प्रोसेस चल रहा था, अब यहां पर इस प्रोसेस ने कॉल किया इस मेमोरी लोकेशन से या इस एड्रेस से, और इसने बोला ये करना जरूरी है, इमरजेंसी लग रहा है इसको, तो ये करना जरूरी है, तो वो यहां पर गया, ठीक है ना, ये यहां पर गया, तो वो क्या है आपका मास केबल। नॉन मास केबल क्या है, जिसमें प्रायोरिटी नहीं है कि मैं इसको बाद में कर लूंगा। रियल लाइफ एग्जांपल देख लो इसका ही, जैसे कोई एक बिल्डिंग में आप जिसमें रह रहे हो, वहां पर कोई एक्सीडेंटली मतलब जैसे आपको कोई कॉल आया और वहां पर बोला आपको कि आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, तो आप वहां पर ये बोलोगे क्या, नहीं थोड़ा बाद में देख लूंगा, अभी मैं कोई काम नहीं। आपकी प्रायोरिटी क्या बन रही है, वहां पर जाना, उसको बचाना। तो ये आपके मास केबल में आ चुका है, क्योंकि प्रायोरिटी आप जरूरी है ना आपके लिए वो, तो ये मास केबल। नॉन मास केबल में ऐसा कोई इंटरप्ट या ऐसा कोई प्रोसेस जिसको आप बाद में भी कर सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम नॉन मास केबल इंटरप्ट के नाम से जानेंगे। तो ये होता है आपका इंटरप्ट का टॉपिक। अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि इंटरप्ट किसको बोलेंगे, कि एक प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, इसके बीच में इसको दूसरे ने कॉल कर दिया कि नहीं ये इधर है, तो ये इधर चला गया, यहां से काम किया, फिर वापस आया, यहां से आगे बढ़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरप्ट बोलेंगे। इसको टेक्निकल टर्म में अगर आपको देखना, तो देखो जो प्रोसेस रन हो रहा है उसको स्किप करके या उसको अभी वहां पर ही होल्ड करके किसी अन्य प्रोसेस को पूरा करना, फिर वापस उस प्रोसेस को करना, क्या कहलाता है आपका, इंटरप्ट कहलाता है। और इसके टाइप्स देखो आपको, हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब जब कीबोर्ड से कोई हार्डवेयर के थ्रू जब कोई इंटरप्ट जनरेट होता है, वो हार्डवेयर इंटरप्ट है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हो, ये कीबोर्ड का है, माउस का है, जब इन पे बटन क्लिक होते हैं या प्रेस किए जाते हैं, तो जो प्रोसेस होगा उसका ध्यान इस साइड में आ जाएगा, तो वो क्या होगा, आपके हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, देखो भाई एक और इसमें आप देखें अच्छे से, तो देखो जैसे आप कोई गाना प्ले कर रहे हो, उसके अंदर होता है ना, जैसे आप या कोई प्रोसेस चल रहा है, उसके बीच में आप एस का बटन दबा देते हो, तो वो प्रोसेस वहां पर एबॉर्ट हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है, क्लोज। तो वहां पर भी देखो वो हार्डवेयर के थ्रू हो रहा है, तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट में आ गया। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या हुआ कि जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बीच में उसको किसी अन्य लोकेशन पर जाना है, डेटा को लेके वापस आना है, तो वो क्या करे, उस प्रोसेस को होल्ड करके बाहर गए ना, और फिर वापस आए, तो वो किसके अंदर आ गया, आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में। और इसके अंदर प्रायोरिटी ज्यादा होती है इसकी बजाय, हार्डवेयर से ज्यादा प्रायोरिटीज किसके पास होती है, सॉफ्टवेयर के पास होती है। वेक्टर और नॉन वेक्टर के अंदर क्या होता है भाई, वेक्टर के अंदर क्या होता है कि जब किसी फिक्स एड्रेस पे जाना है आपको और उससे डेटा लेकर आना है, तो वो आपका क्या होगा, वेक्टर। और नॉन वेक्टर यानी एक ऐसा इंटरप्ट जिसका एड्रेस कोई फिक्स नहीं है, यानी नॉन फिक्स एड्रेस है, तो वो आपका नॉन वेक्टर में आ जाएगा। मास केबल और नॉन मास केबल में कैसे याद रखना है भाई, मास केबल के अंदर आपको मास केबल और नॉन मास केबल जो है उसको आपको प्रायोरिटी बेस्ड मार देना है। इसमें इमरजेंसी जरूरी है, इसमें नॉन इमरजेंसी वाले
आएंगे आपके बैग। तो ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने पाइपलाइनिंग को पूरा क्लियर कर लिया है। उसके बाद हमने आईओ इंटरफेस के बारे में भी जान लिया है और इंटरप्ट को भी जान लिया है। और मुझे लगता है आज तक की क्लासेज में तो मेरे हिसाब से आज की क्लास आपको सबसे बेस्ट लगेगी, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ा था। और आज स्पेशली एक क्वेश्चन आपसे ये जरूर रखूंगा। वैसे आपको सभी को एक ये आ रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि इनकी जो डेली जो क्वेश्चन है वो नहीं डाल रहे हैं, तो भाई आप थोड़ा सा थामा होल्ड कीजिए। आपके लिए मैं जो है तैयार कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज, और जब अपनी आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद करना क्या, अपन को इसकी टेस्ट सीरीज ही डिस्कस करनी है। तो टेस्ट सीरीज आप नो टेंशन रहिए। अगर आप एनवीरा के साथ जुड़े हैं ना, तो कोई भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं है। आपके सभी प्रकार के चाहे एमसीक्यू हो, नोट्स हो, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और आपके जो इसके नोट्स अभी नहीं मिले थे ना, ये अभी आपको इसके साथ ही पाइपलाइनिंग और ये सारा कंप्लीट नोट्स अभी आपको शेयर हो जाएगा। ये क्लास खत्म होते ही 2 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। आज आपको एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के वीडियो में से आपको कौन सा ऐसा पार्ट था जो बहुत अच्छा लगा है, उसको प्लीज आप सभी जो है नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। अपने पास अब आर्किटेक्चर की 2 या 3 क्लास और बची है, उसके बाद डाटाबेस तैयार होने जा रहा है अपना, मतलब डेटाबेस की जो क्लासेज है वो शुरू होने जा रही है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के दौरान, चाहे आईए का हो, चाहे प्रोग्रामर, चाहे कंप्यूटर शिक्षक हो। ठीक है। और आईए के अंदर भी आपके पुलिस विभाग के अंदर भी जो है वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है, जल्द से जल्द भर्ती आने वाली है, इसलिए तैयार रहिए। 2021 एंड तक आपके लिए भर्तियों का पिटारा जो है वो खुलने वाला है। तो आपकी एक तैयारी और कोई भी एक जॉब आपकी पक्की है। ठीक है। कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा भाई के साथ आप जुड़े, पढ़ाई करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप हमें कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।